हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, शिशुनाग वंश और नंद वंश का टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब आप इस टॉपिक को भी सुनेंगे, समझेंगे, तब आप खुद जानेंगे कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ से जानी हैं। ठीक है। और एक बार नहीं, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है। और मैं भी आगे और इंस्पायर हूँ आपके लिए इस काम को करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको मुझे टॉपिक कवर कराना होता है, ठीक है, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा ये एक फेवर समझ के ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो ये काम आपने नहीं करना है, लेकिन अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शिशु नागवंश, जैसा कि दो टॉपिक मैंने आज के बताए हैं, शिशु नागवंश और नंदवंश। जो स्टार्टिंग है हम कहाँ से करेंगे? शिशु नागवंश से। तो शिशु नागवंश, जैसा कि फ्रेंड्स हमने लास्ट हर्यक वंश पढ़ा था, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि जब पितृहंता जो शासक थे, इनसे जनता ने मुक्ति पानी चाहिए, जो प्रजा थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वहाँ का शासक था वो था नागदशक, जिसका पुराणों में नाम क्या मिलता है? दर्शक। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो उनकी सारी मतलब जनता उनको हटा देती है, तो फिर नए जो रूप में अमात्य जो थे, जो कि शिशुनाग थे, काशी के अमात्य के रूप में जाने जाते थे, तो इनकी नियुक्ति होती है। और इन्हीं के नाम से जो अगला वंश है ये आता है, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। यानी कि जो इसके संस्थापक हैं, यानी कि जो फाउंडर हैं, वो हैं शिशुनाग। 412 बीसी से 394 बीसी का इनका टाइम पीरियड है फ्रेंड्स। और यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है कैपिटल के बारे में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जो है आप देखेंगे चेंज हो रही थी, क्योंकि उदयन के टाइम पर हमने कैपिटल जो पढ़ी थी वो पाटलिपुत्र हो गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, शिशुनाग के वक्त की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र से क्या बन गई? वैशाली। अब जो राजधानी थी वो वैशाली थी, ना कि पाटलिपुत्र। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता जो है शिशुनाग की, आपने ध्यान रखनी है, वो है अवंती पर विजय। यानी कि जो अवंती महाजनपद था, इस पर क्या पा ली थी उसने? विजय, शिशुनाग ने। फिर अगला शासक आता है कालाशोक। कालाशोक 394 बीसी से 366 बीसी इसका टाइम पीरियड है। और इसका उपनाम आपसे पूछा जा सकता है काकवर्ण। ठीक है। काकवर्ण जो है ये किसका उपनाम है? कालाशोक का। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीज़ें। अब इसकी कैपिटल की बात करते हैं, तो पुनः इसने कैपिटल क्या बना ली? पाटलिपुत्र। यानी कि इससे पहले जो शिशुनाग था उसने क्या बना ली थी कैपिटल? उसने वैशाली। लेकिन कालाशोक ने क्या किया? राजधानी दोबारा से बदलकर अब क्या कर दी? पाटलिपुत्र। और इसके शासनकाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 बीसी में हुई थी, इसका आयोजन हुआ था। और इसके टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो सभाकामी थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। और किसके संरक्षक में हुई थी? तो कालाशोक। या किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था, तो सभाकामी। ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो है नंदीवर्धन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो शिशुनाग है, कहा जाता है इसकी हत्या कर दी थी जब ये अपनी राजधानी में घूम रहा था, तो किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम शासक बनता है नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। 366 बीसी से 344 बीसी इसका टाइम पीरियड है। और यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब आपने पढ़ना है अगला नंद वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नंद वंश को किस नाम से जानते हैं? नवनंद के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 राजा हुए थे कुल। ठीक है। लेकिन हमने जो दो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो कि महापद्मानंद है और दूसरे हैं घनानंद। ठीक है। तो देखिए नंदवंश, इसका जो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, जो टाइम पीरियड मिलता है वो है 344 बीसी से 324 बीसी का।
ठीक है। एग्जैक्ट और कुछ यहाँ से इतना टाइम पीरियड का नहीं पता चलता है, लेकिन नंदवंश का एक मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बता दिया, जो ऑथेंटिक आप कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जगह पर आपको यही टाइम मिलेगा, 344 बीसी से 324 बीसी। और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर है महापद्मनंद, इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये महापद्मनंद फ्रेंड्स मगध के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के अगर हम ये जो वंश पढ़ रहे हैं इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन थे, तो वो महापद्मनंद थे। ठीक है। और राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स राजधानी यानी कि कैपिटल इन्होंने ना पाटलिपुत्र ही थी, जो कि हमने भी कालाशोक के टाइम पर पढ़ी। अब जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र ही है। ठीक है। और इनका इम्पोर्टेंट जो आपने पॉइंट ध्यान रखना है वो है कलिंग पर विजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो वो है महापद्मनंद। और इसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स कलिंग शासक खारवेल ने जो है उन्होंने उल्लेख किया है हाथी गुम्फा विलेख में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कलिंग से जिनसेन की जो मूर्ति थी उसको भी उठाकर ये मगध में यानी कि जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र वहाँ लेकर आ गए थे। ठीक है। तो अगर आपसे आज के बाद एग्जाम में पूछा गया कि कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाने वाला कौन था, तो वो कौन है, तो वो है महापद्मनंद। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, कलिंग में तंसली नहर का निर्माण भी किसने करवाया। कलिंग में तंसुली नहर का जो निर्माण है ये भी किनके द्वारा करवाया गया था, महापद्मनंद के द्वारा। ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहीं से हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलती हैं जो आपने यहाँ पर अभी सुनी हैं। ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कलिंग सोचकर हो सकता है खारवेल ही टिक कर दें। ठीक है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि कलिंग में तंसुली नहर का निर्माण कराने वाला कौन था, जो मगध का शासक था जिसका क्या नाम है, महापद्मनंद। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो व्याकरणाचार्य के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पाणिनि। ठीक है। इनकी रचना अष्टाध्यायी भी है। तो ये जो है महापद्मनंद के मित्र व दरबारी थे, यानी कि इनके समकालीन थे ये। ठीक है। तो पाणिनि से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि महापद्मानंद का जो पुराणों में नाम है वो क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक है भार्गव। ठीक है। परशुराम का अवतार कहा जाता था जिस कारण इन्हें, तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, भार्गव। सर्व शक्त्रांतक यानी कि क्षत्रियों का संहार करने वाला। एक छत्र व एक राट यानी कि चारों दिशाओं में जो विजय पा लेता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, एक राट कहा जाता था। ये मैंने आपको वैदिक काल में भी बताया था कि अलग अलग दिशा में जैसे जो कहीं से विजय पाला था उसको एक टैग दिया जाता था, लेकिन जो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर लेता था उसे क्या कहा जाता था, एक राट। तो वो किसे नाम दिया गया, महापद्मनंद को। ये तीनों नाम आपने ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है। फिर आता है अगला शासक घनानंद, और ये नंद वंश का अंतिम शासक है फ्रेंड्स। राजधानी इसके टाइम पर पाटलिपुत्र ही है, और जनता पर इसने अत्यधिक कर लगाया। जनता इसके जो बर्ताव से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी। ठीक है। यहाँ की जो प्रजा थी वो खुश नहीं थी अपने इस शासक से, तो जनता जो है इसने क्या मतलब इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है कि जनता पर अत्यधिक कर लगाया, और इसके अलावा भी इसकी प्रजा इसे पसंद नहीं करती थी। इसके समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर यानी कि जो मकदूनिया का शासक था। ठीक है। सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। ठीक है। इसने भारत पर आक्रमण इसके टाइम पर ही किया था। और जैन अमात्य जो थे इनके वो भी आपने ध्यान रखने हैं इनके टाइम पीरियड में, तो वो हैं शक्टाल और स्थूलभद्र। ठीक है। और विद्वान अगर आपसे पूछे जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं आपको एग्जाम में कि किसके दरबार में थे, तो वो पहले आप विद्वान के नाम सुन लीजिए। तो वो है उपवर्ष, वररुचि तथा कात्यायन। ये जो विद्वान हैं ये घनानंद के ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है। और हत्या किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। घनानंद की जो हत्या हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। फिर आगे जो वंश हम पढ़ेंगे वो होगा मौर्य वंश, जो कि अगर हम इसके बाद देखेंगे नंद वंश के बाद अगला जो वंश अगर आएगा, लेकिन उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ और टॉपिक आएंगे हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है ये पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो जो मैंने आपको काम
करने को कहा है वो ज़रूर करिएगा। तब फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।